नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो है सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी पीसीएस परीक्षा 2025 के सिलेबस के अंतर्गत जो टॉपिक है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को इस टॉपिक में कवर करेंगे, जो कि देखें अपर पीटी एग्जाम 2025 तथा सहायक वन संरक्षक यानी एसीएफ क्षेत्रीय वन अधिकारी आरएफओ सेवा परीक्षा 2025 के लिए यह सिलेबस है। तो सबसे पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं इसके अंतर्गत। तो यहाँ पर देख सकते हैं पीटी का जो सिलेबस है इसमें सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा तथा सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा परीक्षा दोनों संबंधित प्रारंभिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम में सिलेबस देखें तो पहला समान अध्ययन फर्स्ट है, इसमें पहला राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं हैं और इसमें जो है दूसरी टॉपिक इसकी जो है यही है जिस पर हम चर्चा करेंगे भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और इसके बाद ये सारी टॉपिक आप देख सकते हैं, इसका विस्तार यहाँ देख सकते हैं कि इसमें क्या किया है, इसके अंतर्गत हमें क्या अध्ययन करना है। भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत जो है इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर विशेष ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य जानकारी अपेक्षित है। इसमें नोटेड पॉइंट है कि इसी टॉपिक के अंतर्गत हम जो है एलटी ग्रेड में जो भी 30 नंबर के जो जीएस प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके अंतर्गत देखें तो भारतीय इतिहास के अंतर्गत यही टॉपिक दी गई है। थोड़ा सा इसका विस्तार यह है, यानी इसके अंतर्गत आगे हम देखेंगे उसके सिलेबस को। इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों की जानकारी ली गई है भारतीय इतिहास के अंतर्गत और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन पर भी चर्चा उस टॉपिक में की गई है। तो यहाँ पर आप इसको एक बार देख लें क्योंकि इसी टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं। इसके बाद GS2 को भी आप एक नज़र यहाँ देख सकते हैं। GS2 के अंतर्गत ये सारी जानकारी है। GS2 का मतलब जिसको सीसैट के नाम से जानते हैं, ये सारी जानकारी इसमें इस समान हिंदी के अंतर्गत है। इसमें एलटी ग्रेड के जो पाठ्यक्रम है यानी सामान्य अध्ययन 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 120 प्रश्न तो सब्जेक्ट से होगा और 30 प्रश्न जो जीएस होंगे उसमें देखें एलटी ग्रेड में क्या है, सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम का विश्लेषण करें। पहली टॉपिक ही इसमें भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हमने देखा अपर पीटी एग्जाम में भी ये टॉपिक कवर की गई थी। इसमें भारतीय राष्ट्रीय यानी भारतीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की सामान्य जानकारी पर महत्व होगा। हमने देखा अपर पीटी एग्जाम सिलेबस में भी कवर किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीयता, अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में सारपरक जानकारी अपेक्षित है। तो यह लगभग कॉमन टॉपिक है दोनों में, जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज की टॉपिक इसी पर नहीं था। इसके बाद ये सारी टॉपिक बारी बारी से इन सब पर चर्चा की जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सब जो है ये जीएस के लिए 30 प्रश्न जो जीएस का एलटी ग्रेड में उसके लिए सिलेबस है। इसके बाद आरओ की सिलेबस को भी यहाँ कवर कर लें तो देखें यहाँ पर यह पीटी का एग्जाम हो चुका है, इसका सिलेबस यहाँ है। यहाँ सिलेबस को देख सकते हैं, हालांकि पीटी हो चुका है इसलिए इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, आप केवल देख लें। इसके बाद मुख्य परीक्षा में भी देखें यानी इसका जो आरओ का मेंस एग्जाम उसमें भी जो पहला प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन का जो वस्तुनिष्ठ है ऑब्जेक्टिव है, नोटेड पॉइंट है, 120 प्रश्न होंगे, 120 मार्क्स हैं। तो इस पर हम चर्चा करेंगे कॉमन लेक्चर के रूप में। तो यहाँ पर इसमें सामान्य अध्ययन है। और दूसरा पेपर देखें तो सामान्य हिंदी एवं आलेखन है, जिसमें खंड 1 जो होगा परंपरागत यानी सब्जेक्टिव होगा, रिटेन होगा। दूसरा पार्ट इसका जो खंड होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप हिंदी होगा, यानी यहाँ देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप हिंदी। और तीसरा जो इसमें है यानी जो पेपर यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा पेपर इसका जो है यानी दूसरे दिन जो होगा वो निबंध का होगा और निबंध इन टॉपिकों पर कवर किए जाएंगे। इसको आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से, इसको आप एक नज़र देख लें। यहाँ पर सामान्य अध्ययन की बात कर रहे हैं कि आरओ मेंस में 120 प्रश्न जो जीएस के होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, उसके टॉपिक क्या हैं, किस टॉपिकों के अंतर्गत। तो भारत का इतिहास, हालांकि इसका डिटेल नहीं किया गया है, लेकिन ये जो अपर पीटी एग्जाम का जो डिटेल था या फिर एलटी ग्रेड का डिटेल था उसी से ये मिलता जुलता है। इसके बाद ये टॉपिक होंगे तो हमें जो है भारतीय इतिहास को कवर करना है। इन टॉपिकों को भी आप देख सकते हैं कि जो मेंस में जीएस है उसके अंतर्गत ये टॉपिक कवर किए जाते हैं। इसके अलावा हिंदी के अंतर्गत ये सब टॉपिक है। पेपर 2 होगा और पेपर 3 जो आपका है यहाँ पर यानी उसी का पार्ट 2 जो हिंदी है जो ऑब्जेक्टिव होगा। इसके बाद निबंध के टॉपिक यहाँ पर रहेंगे। इसी के साथ ही इसमें जो पेट 2025 का आयोजन किया जाएगा अभी सितंबर में, सबसे नज़दीक तो यही एग्जाम बनेगा इन सबों में। तो सितंबर यानी 6-7 सितंबर को जो पेट का आयोजन 2025 के लिए किया जा रहा है 3 साल के वैलिडिटी के साथ। तो इसके सिलेबस को भी देख लेते हैं जिसमें इतिहास को कवर करना है इस लेक्चर में। यहाँ सिलेबस दिया गया है। एक दृष्टिकोण आप यहाँ रख सकते हैं भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत देख सकते हैं 5 नंबर के प्रश्न होंगे। इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति और बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवन एवं शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर जीवन एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक महत्व इत्यादि 5 नंबर के जो है भारतीय इतिहास हो गया। हालांकि यही टॉपिक होगी इस लेक्चर में, लेकिन इसको भी आप थोड़ी जानकारी के रूप में देख लें कि जो अन्य टॉपिक जो इससे संबंधित है इसमें कौन कौन से टॉपिक पर कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर यह है सामान्य हिंदी के अंतर्गत भी ये सब जानकारी इसमें
सिलेबस में कवर की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इन सभी के लिए, यानी इसमें हमने देखा अपर पीटी एग्जाम के लिए जो भारतीय इतिहास था और एलटी ग्रेड के लिए जो टॉपिक में भारतीय इतिहास था, इसके अलावा आर ओ मेंस में जो भारतीय इतिहास संबंधित जो टॉपिक था, इसके अलावा जो पेट जो है उसमें भी भारतीय इतिहास का जो टॉपिक था वहाँ से हमें इसमें पेट में ला के सिंधु घाटी सभ्यता शुरू हो रहा था, तो वहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता का कवर हो जाएगा, लेकिन इसको हम शुरुआत से लेकर चलते हैं, यानी सभी को कवर करते हैं। तो इसमें देखें सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल से ही इसकी बैकग्राउंड को शुरू करते हैं। तो इसमें इसका विभाजन किया गया और यहाँ विशेषताएं दी गई हैं। विभाजन में देखें तो यहाँ पर कुल मिलाकर देख सकते हैं कि 5 प्रकार से विभाजन किया गया, यानी प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री है, यानी जो रिटेन हिस्ट्री नहीं है उसका विभाजन 5 कालखंडों में किया गया है। और इसकी विशेषताएं 3 विशेषताएं मुख्य हैं। पहला इसका विभाजन देखें तो पूरा पाषाण काल है, पैथोलोइक पीरियड है, 2 मिलियन बीसी से 10,000 बीसी के ये जो पीरियड है पूरा पाषाण काल का है। इसके बाद मध्य पाषाण काल आता है, मेसोलिथिक पीरियड है, ये 10,000 बीसी से 6,000 बीसी के बीच का टाइम पीरियड है। इसके बाद नवपाषाण काल आता है, नियोलिथिक पीरियड, 6,000 बीसी से 4,000 बीसी का बीच का समय जो नवपाषाण काल का समय है। इसके बाद चौथा देखें तो ताम्रपाषाण काल का समय आता है, कैथोलिथिक पीरियड आता है, 4,000 बीसी से लेकर 1,500 बीसी के बीच का समय। और आखिरी में लौह युग आता है, आयरन एज, 1,500 बीसी से लेकर 200 बीसी के बीच का समय जो है यह आपका आयरन एज है। इस सभी की विशेषताओं के रूप में देखें क्या है, यानी विशेषताओं के रूप में यानी कंबाइंड रूप से, यानी इन सारे काल जो हैं इन सबों की विशेषताएं क्या इसमें है कि कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, यानी इन सबों का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। पुरातात्विक अवशेष देश भर में प्रचुर मात्रा में मिले हैं, यानी इसके पुरातात्विक अवशेष जो है देश भर में प्रचुर मात्रा में मिले हैं। प्राप्त सामान क्या इससे मिले हैं, पत्थर के औजार मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कलाकृतियाँ मिली, धातु के उपकरण मिले हैं। यानी कहने का आशय हुआ कि जो प्रागैतिहासिक काल है ये 5 भागों में जो डिवाइड किया गया है, इन सबों की कंबाइंड विशेषता यह यहाँ लिखित है, 3 रुपये में कोई लिखित साक्ष्य नहीं इसका है। इसके पुरातात्विक अवशेष देश भर में मिले हैं, प्रचुर मात्रा में मिले हैं। और इसके सामान क्या है, पत्थर के औजार हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, कलाकृतियाँ, धातु के उपकरण हैं। अब बारी बारी से इन सबों कालखंडों की विशेषताओं को देखें तो सबसे प्राचीन इसमें जो पूरा पाषाण काल है वहाँ से इसको हम शुरू करते हैं। तो पूरा पाषाण काल में भोजन, यानी इसका भी हमें वर्गीकरण करना होगा। वर्गीकरण के रूप में देखें तो भोजन के रूप में किस प्रकार से है, इसका जो अंतर है तो देखें सबसे पहला जो भोजन के रूप में अंतर यह बनता है कि शिकार, बड़े जानवर एवं कंदमूल, यानी इनका भोजन क्या था, शिकार करके और बड़े जानवरों का शिकार करते थे और कंदमूल का भोजन करते थे। भाषा एवं संचार के बारे में बहुत कम जानकारी है। 1863 ईस्वी में परवलम जो मद्रास में है, 1863 में, आज़ादी से काफ़ी पूर्व ही 1863 में पोलवरम जो मद्रास में है से रॉबर्ट्स ब्रूसफुट को पूरा पाषाणकालीन हस्तकुठार प्राप्त हुआ। यानी किसको प्राप्त हुआ, नोटिस पॉइंट, रॉबर्ट्स ब्रूसफुट को। कहाँ से प्राप्त हुआ, मद्रास से। मद्रास से कहाँ से, मद्रास के पोलवरम में। कब, 1863 में पूरा पाषाणकालीन हस्तकुठार प्राप्त किया हुआ, हस्तकुठार प्राप्त हुआ। आग की खोज, आग की खोज प्रमुख स्थल, यानी इसमें जो आग की खोज होती है, यानी ये जो चरण, पहला चरण है जिसको हम कह रहे हैं पूरा पाषाण काल है, इसी चरण में जो है पूरा पाषाण काल में आग की खोज की गई। प्रमुख स्थल इससे संबंधित क्या है तो उत्तर पश्चिम भारत में सोन घाटी और पोटवार पठार। उत्तर पश्चिम भारत में जो है सोन घाटी और पोटवार पठार है। शिवालिक पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ के अंतर्गत देखिए शिवालिक पहाड़ियाँ हैं। इसके बाद भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। आदमगढ़ पहाड़ियाँ नर्मदा घाटी में है। इसके प्रमुख स्थल रहे, यानी ये कहाँ यह जो है पूरा पाषाण काल के स्थल पाए गए हैं तो आदमगढ़ पहाड़ी नर्मदा घाटी में है, भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में है, शिवालिक पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर सोन घाटी और पोटवार पठार जो उत्तर पश्चिम भारत से संबंधित है, यहाँ प्रमुख स्थल इसके पाए गए हैं। इसकी प्रमुख विशेषता में आग की खोज की गई और इससे संबंधित इतिहासकार रॉबर्ट ब्रूसफुट है जो पोलवरम मद्रास में पूरा पाषाणकालीन स्थल हस्तकुठार प्राप्त किए। इसमें भोजन के रूप में शिकार के रूप में बड़े जानवर और कंदमूल का प्रयोग करते थे। दूसरा इसका विभाजन देखें, दूसरा पार्ट इसमें आता है जो मध्य पाषाण काल है। इसमें भोजन देखें तो यहाँ पर भी शिकार करते थे, लेकिन अब छोटे जानवर हो गए। छोटे जानवर तब मछली पकड़ कर ये भोजन करते थे। कंदमूल अभी भी इनका जो भोजन शामिल रहा। तीर धनुष का प्रयोग शुरू कर चुके हैं, यानी दूसरे चरण में क्या है, तीर धनुष का प्रयोग शुरू कर दिए। फलक उपकरण बनाने लगे। जैसे फलक उपकरण का मतलब क्वार्टर्स पत्थर से निर्मित औजार बनाने लगे। जैसे अस्थि निर्मित उपकरण यानी हड्डियों से निर्मित उपकरण बनाने लगे, जो कि देखिए कहाँ से इस तरह के उपकरण मिले हैं, सरायनाहार जो कि प्रतापगढ़ में, सरायनाहार और महदहा भी प्रतापगढ़ में है। ये दोनों जगह से जो है
अस्थि निर्मित हड्डी से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं और ये दोनों जगह महत्वपूर्ण हैं, सराय नाहर और महदहा, जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। पशुओं को पालतू बनाया गया, यानी दूसरे चरण में जो है मध्य पाषाण काल में पशुओं को पालतू बनाना शुरू हुआ। बागवानी आदि कृषि की शुरुआत, यानी आदि कृषि जो प्राचीन कृषि उसकी शुरुआत भी इसी चरण में हुई। जैसे पशुपालन कहाँ पर हुआ? आदमगढ़ बगौर में। गुजरात, यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार से साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? यूपी से मिले हैं, एमपी मध्य प्रदेश मिले, राजस्थान से मिले, बिहार से साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन के साक्ष्य यहाँ पर देख सकते हैं मुख्यतः कहाँ मिला है? आदमगढ़ और बगौर से मिले हैं। इसमें नोटिस पॉइंट ये है कि आदमगढ़ देखें तो मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले में आदमगढ़ है, और जबकि देखें ये जो बागौर है ये राजस्थान में है, यानी राजस्थान जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में भारतीय राज्य है, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश में वर्तमान में, उस राजस्थान में बगौर है। यहाँ से जो है पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं और जो कि मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। इसके तीसरे भाग पर चर्चा कर लें, जो नवपाषाण काल आता है। इसमें कृषि सर्वप्रथम अन्य उत्पादन, यानी कृषि जो है यानी अन्न के लिए सर्वप्रथम कृषि का जो प्रयोग होता है वह नवपाषाण काल में होता है, यानी कृषि सर्वप्रथम अन्न उत्पादन हेतु जो किया गया था नवपाषाण काल में किया गया था। लेकिन आदिम कृषि में ये देख सकते हैं कि आदि कृषि की शुरुआत जो होती है वो बीच वाले में, ये मध्य पाषाण काल में ही शुरू कर दी जाती है। पशुपालन सुचारू रूप से होने लगे, पशुपालन को हमने देख लिया था कि मध्य पाषाण काल में, तो पशुपालन सुचारू रूप से होने लगे। चावल की खेती पूर्वी भारत में, वहीं आग का उपयोग शुरू हुआ, महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। आग की खोज ने देख लिया था, शुरू में ही कर लिया गया था, यानी पूरा पाषाण काल में है, पशुपालन मध्य पाषाण काल में, और खेती जो अन्न के लिए देखें जो हुआ था नवपाषाण काल में। तो खेती एवं परिवहन में जानवरों का प्रयोग, कपास और उनके कपड़ों का प्रयोग, प्राप्त साक्ष्य, चावल के प्राप्त साक्ष्य के अंतर्गत देखें तो चावल जो है 9000 से 7000 ईसा पूर्व का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से। गेहूं देखें 7000 ईसा पूर्व का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से। यहाँ पर लहुरा देव के बारे में जान लें। यहाँ पर जो लहुरा देव है इसके बारे में देखें तो नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर, यानी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से हमने देखा गेहूं का साक्ष्य यहाँ पर यह है, यहाँ पर ये इसका समय है कि 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य मिले, यानी सबसे प्राचीन जो साक्ष्य ये मिले भारतीय महाद्वीप में। इसके बाद देखें ये जो आपका मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, आधुनिक पाकिस्तान में, पहले भारत में ही था, अब अविभाज्य भारत के रूप में। तो नवीन खोजों से पूर्व यही भारतीय उपमहाद्वीप प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य था मेहरगढ़। पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। कुलडीहवा देखें, कुलडीहवा प्रयागराज जिले में बेल नदी के तट पर स्थित, यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। और मेहरगढ़ में देखें तो पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं, यानी मेहरगढ़ जो ये देखें जो यहाँ पर है पूरा पाषाण स्थल, यानी पूरा पाषाण स्थल से पाषाण संस्कृति के से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से मिले हैं। इसके बाद इसमें देखते हैं तो कृषि एवं पशुपालन गुफराल से, कृषि और पशुपालन का देखें यहाँ पर जो साक्ष्य मिला है, कृषि और एवं पशुपालन का साक्ष्य गुफकराल से। गुफकराल कहाँ यह है? कश्मीर में है, यानी बुर्जहोम और गुफकराल आगे जो है चर्चा इस पर की जाएगी। तो गुफकराल देखें कश्मीर में है, और गुफकराल का मतलब होता है कुम्हार की गुफा से। यहीं से देखें पशुपालन एवं कृषि दोनों के साक्ष्य मिले, यानी पशुपालन और कृषि दोनों के साक्ष्य मिले। और यहीं पर देखें तो एक और है आपका बुर्ज होम है, इसे बुर्ज ब्रिज का स्थान या गड्ढा घर के नाम से जानते हैं बुर्ज होम को, जो जम्मू कश्मीर में है। कब्र में मालिकों के साथ पालतू कुत्ते मिले, ये भी नवपाषाण काल से संबंधित है, बुर्ज होम। अब इसके बाद इसका देख लेते हैं अगला, यानी चौथा पार्ट इसमें जो ताम्रपाषाण काल है। ताम्रपाषाण काल के बारे में देखें तो तांबे और कांसे का प्रयोग शुरू हुआ इसके समय में, यानी ताम्रपाषाण काल में देखें जिसका देखें यानी कैथोलिथिक पीरियड है, 4000 BC से लेकर 1500 BC के बीच का इस समय है। तांबे और कांसे का प्रयोग शुरू हुआ। धातु अयस्क को गलाना और धातु कलाकृतियों को तैयार करने की तकनीकी इस दौरान डेवलप की गई या प्रयोग की गई। सामान्यतः नदियों के किनारे यह संस्कृति विकसित हुई। दक्षिण भारत में गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा नदियों के किनारे कृषि समुदाय स्थापित हुए। पेयमपल्ली जो तमिलनाडु में है से इस काल की कई वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको नोटिस पॉइंट के रूप में रखें। नोट हड़प्पा संस्कृति ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति का एक हिस्सा मानी जाती है, यानी हड़प्पा संस्कृति जो है आगे जिस पर विस्तार से चर्चा करेंगे वो ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति का एक हिस्सा के रूप में मानी जाती है, क्योंकि इसका टाइम आप देख सकते हैं। टाइम ये जो आपका है
यह 4000 BC से लेकर 1500 BC तक है। इसी बीच में जो है देखें तो ये आपकी हड़प्पा संस्कृति भी साथ साथ समानांतर विकसित होती है या विकसित हो चुकी होती है। तो इसी के एक पार्ट के रूप में, एक भाग के रूप में जो है, एक हिस्से के रूप में मानी जाती है। ताम्र पाषाण काल संस्कृति के एक हिस्से के रूप में कौन मानी जाती है? हड़प्पा संस्कृति मानी जाती है। तो इसके बाद यहाँ देखें लौह युग, आयरन एज। इसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें यह है कि इस काल में आर्यों का आगमन हुआ। लौह युग में इस काल में आर्यों का आगमन हुआ। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई। ध्यान देना है कि इन सभी काल में लोहे की खोज नहीं हुई थी, जो ऊपर के हमने 5 देखा था। इस काल में आर्यों का आगमन हुआ। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई। महाजनपदों का संबंध इसी काल से है, यानी लौह युग का संबंध जो है महाजनपदों का जो संबंध लौह युग संस्कृति से है। कई महापाषाण समाधियां दक्षिण भारत में मास्की, जैसे मास्की, नागार्जुन कोंडा आदि में पाई गई। यानी ये जो लौह युग है, इसमें क्या मुख्य आर्यों का आगमन हुआ। इसी में जो उत्तर वैदिक काल यानी वैदिक काल रहा, इसके बाद उत्तर वैदिक काल हुआ। तो लौह युग में उत्तर वैदिक काल जो आता है उसमें लोहे की खोज हुई। इसी में महाजनपदों का भी उदय हुआ और महापाषाण काल समाधियां जैसे मास्की, नागार्जुन कोंडा आदि भी दक्षिण भारत में इसी लौह युग में पाई जाती हैं। अब इन सारे जो है यानी प्रागैतिहासिक काल का जो हमने विभाजन देखा, जो 5 भागों में विभाजित किया था, इसमें संक्षेप में थोड़ा सा इसको ऐड कर लें। तो इसमें हमने देखा सबसे पहली शुरुआत इसमें होती है वो रॉबर्ट बुश फ्रूट जी से होती है। इनके बारे में देखें तो ये है क्या? ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक। यानी ये जो है चूँकि उस दौरान देखें जो एक दौर है 1863 का है, जो इस दौरान जो है 1757 के प्लासी का षड्यंत्र हो चुका था। अंग्रेजों के जो है भारत में प्रशासनिक रूप से उपस्थिति दर्ज कराना शुरू कर दिए थे। इसके बाद 1760 का वांडेवांस का युद्ध और 1764 के जो बक्सर के युद्ध होता है, इसके बाद ये पूर्ण रूप से प्रशासनिक रूप से अपने आप में ले लेते हैं। और उसके बाद 1773 का रिपब्लिक आता है, जिसके अंतर्गत भारत में संवैधानिक विकास की बैकग्राउंड शुरू होती है। तो उसी कालखंड की ये सब गतिविधियाँ होती है। इसके बाद 1857 की क्रांति इत्यादि आती है। तो 1857 की क्रांति के बाद की घटना आप देख सकते हैं, जबकि शासन जो है वो क्राउन के हाथ में जा चुका होता है 1863 में। ये देखें रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट जो होता है, यह है क्या? तो ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातात्विकविद होता है। यह जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने 1863 से भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत किया था और इससे मिला क्या था? हस्तकुठार प्राप्त हुआ था। कहाँ से? वो भी पलवल मद्रास से। और हमने देख लिया कि इसमें आग की खोज तो पहले चरण में हो गई और पशुपालन की खोज को हम देख सकते हैं। पशुपालन मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में जो है पशुपालन की शुरुआत होती है। यानी इसमें हमने देखा आग की खोज को देख लिया, पहले चरण में ही आग की खोज यहाँ पर देख सकते हैं। पहला जो पार्ट है पूरा पाषाण काल, इसमें आग की खोज। और मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में क्या होती है? मध्य पाषाण काल दूसरा पार्ट इसमें है। इसमें जो है पशुपालन की मानव जो करना शुरू कर देता है। तो पशुपालन के साक्ष्य भारत में कहाँ कहाँ से मिले हमने शुरू में देख लिया था। ये आपका देख सकते हैं जो आदमगढ़ है, यह कहाँ पर है? नर्मदापुरम। पूर्व का नाम इसका होशंगाबाद मध्य प्रदेश में यह है। बागौर भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। इसमें यूपी स्पेशल के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण इससे संबंधित स्थान हमने देखा था कि ये सराय नाहर और महदहा है। ये दोनों ही देखें तो सराय नाहर हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके बाद यह जो आपका सराय नाहर देखें, सराय नाहर हमने देख लिया। इसके बाद ये आपका महदहा भी आपका जो है यह प्रतापगढ़ में। इसके बाद दमदमा भी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है। तो ये महत्वपूर्ण है। इसमें थोड़ी चर्चा कर ही लेते हैं। इसमें देखें तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदहा से 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नाहर जो कि वहीं प्रतापगढ़ में ही है, से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। इसके बाद दमदमा से भी उत्तर प्रदेश में जो है पश्चिमी तथा मध्य क्षेत्र में कुल मिलाकर 41 मानव शवाधान, जिसमें 5 युग्म शवाधान, एक शवाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए मिले हैं। तो ये जो है देख सकते हैं कि यह जो है मध्य पाषाण काल संबंधित स्थल है, जो कि यूपी स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नवपाषाण काल को भी हम इसमें शामिल कर लें, कुछ गतिविधियों को। नवपाषाण काल को देखें, यानी ये नियोलिथिक जो एज है, यहाँ पर इसके बारे में देखें तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ, खाद्यान्नों की कृषि यानी अन्न जो है सर्वप्रथम इसी समय शुरू हुआ। सर्वप्रथम जौ, यानी ध्यान रखें कि जौ यानी बार्ले 800 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं इराक के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में मानव द्वारा अपनाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं भी उगाया जाने लगा।
इसके बाद हमने लोहरादेव और मेहरगढ़ इत्यादि के बारे में विस्तार से समझ लिया, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा इसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे इसमें देखते हैं। तो मध्य पाषाण काल संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को इसमें ऐड कर लेते हैं। तो देखें, मध्य पाषाण काल के औजारों को सूक्ष्म पाषाण औजार भी कहा जाता है। मध्य पाषाण काल के औजार को सूक्ष्म पाषाण औजार भी कहा गया है। भारत में सर्वप्रथम अस्थिपंजर के साक्ष्यों की प्राप्ति इसी समय हुई, यानी भारत में सर्वप्रथम अस्थिपंजर के साक्ष्यों की प्राप्ति इसी समय हुई, मध्य पाषाण काल में हुई। अन्य नाम इसका फलक संस्कृति है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम 1867-68 ईस्वी में पता चला था। लोहरादेव चावल का प्राचीनतम साक्ष्य के बाद कोल्डिहवा से चावल की भूसी के प्रमाण मिले हैं। कोल्डिहवा को हमने देख लिया था कि कोल्डिहवा और महारगढ़ जो उत्तर प्रदेश में है। कोल्डिहवा के बारे में हमने देखा, प्रयागराज जिले की बेलन घाटी के तट पर स्थित, यहाँ से 6500 ईसा पूर्व में चावल की भूसी के साक्ष्य मिले थे। कोल्डिहवा से चावल की भूसी के साक्ष्य, जो कि प्रयागराज यानी जो पूर्व का इलाहाबाद था, प्राचीन काल में भी प्रयागराज था, जिले बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से यानी 6500 ईसा पूर्व चावल की भूसी के साक्ष्य मिले थे। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यह इतिहास लिखित साक्ष्यों के आधार पर इस पर देख लें, यानी भारतीय पुरातात्विक साक्ष्य संबंधित जो तथ्य हैं उसको यहाँ पर थोड़ा ऐड कर लेते हैं। तो इसमें भारतीय पुरातत्व संबंधित तथ्य को इसमें ऐड करें तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में है, यानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो कहाँ क्या है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है। इसके बाद देखें तो यह है कि 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में तब्दील कर दिया गया था। इसके पहले महानिदेशक जॉन मार्शल बने। इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप नोट कर लें कि 1901 में लॉर्ड कर्जन जो वायसराय था उसके समय में क्या बनाया गया, पूरा समय में जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग था उसका नाम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कर दिया गया और उसके पहले महानिदेशक जॉन मार्शल बने गए। इन्हीं के निर्देशन में देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो होता है प्रकाश में आती है, आगे उसको हम चर्चा विस्तार करेंगे। यहाँ पर देखें इतिहास लिखित साक्ष्यों के आधार पर देखें तो ऐतिहासिक काल, सबसे पहले ऐतिहासिक काल, इसके बाद देखें आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल जो आपको हमने देख लिया, प्राग ऐतिहासिक प्री हिस्ट्री, यानी इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। यानी प्राग ऐतिहासिक काल हम देख रहे हैं, प्री हिस्ट्री, इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, पहले पार्ट को हमने पढ़ लिया। तो इतिहास लिखित साक्ष्यों के आधार पर ये लिखित है आद्य इतिहास, और इसके बाद ऐतिहासिक काल जो कि वर्तमान दृष्टिकोण से जिसको हम अध्ययन करेंगे विस्तार से, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री समाहित होंगी। तो पहले पार्ट को हमने देख लिया। इसके बाद विशेषता के रूप में यहाँ पर देखें तो यह है कि 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण नियुक्त किया गया। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का गठन किया गया। तो इसमें यही है कि भारतीय पुरातत्व संबंधी जो तथ्य या फैक्ट रहा उसमें यह वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से आप इसको नोट कर लें कि 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण नियुक्त हुआ। इसी को देखें पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो था, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को 1901 में क्या कर दिया गया था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बना दिया गया था और इसका पहला निदेशक कौन बनाया गया था, जॉन मार्शल बनाया गया। और इसके बाद देखें 1871 में यानी इसके 10 साल बाद में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का गठन किया गया और हमने देखा राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में यानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। परीक्षा उपयोगी अन्य जानकारियों को इसमें देखा जा सकता है कि यहाँ पर देख सकते हैं मेहरगढ़ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण के अलावा पाषाण संस्कृति से लेकर सिंधु सभ्यता के भी अवशेष मिले हैं। इसको हमने देख लिया था पूर्व में कि मेहरगढ़ जो है यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं और नवीन खोज के पूर्व यही भारतीय यानी नवीन खोज में क्या किया गया है कि लोहरादेव में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, जो कि इस महाद्वीप में भारतीय महाद्वीप में सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य है अन्न का वही चावल का ये, जो कि 9000 से लेकर 7000 ईसा पूर्व तक है। इससे पहले जो ये मेहरगढ़ में था सबसे प्राचीनतम साक्ष्य। तो यह देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इसके अलावा यानी प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण के अलावा पाषाण संस्कृति से लेकर के सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। इसके बाद भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य हथनौरा नर्मदापुरम या होशंगाबाद से मिला है, यानी ये जो है मध्य प्रदेश में है। होमोसेपियंस की उपस्थिति प्रागैतिहासिक काल से ही 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व थी। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया, वहीं प्रथम बनाया गया हथियार कुल्हाड़ी था। भारत का प्राचीनतम नगर मोहनजोदड़ो, यानी भारत का प्राचीनतम नगर मोहनजोदड़ो मृतकोट का टीला माना जाता है। यानी ये देखिए मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, यानी वर्तमान देखें तो पाकिस्तान पूर्व और अखंड भारत के रूप में देखें तो ये भारत में था, लेकिन 14 अगस्त 1947 के विभाजन के बाद जो है ये पाकिस्तान में चला गया मोहनजोदड़ो। तो भारत का प्राचीनतम नगर जो है मोहनजोदड़ो कहा जाता है, जो मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक जानकारी और ऐड कर लें तो मृतकों का टीला हमने देखा मोहनजोदड़ो है। इसके अलावा राख का टीला भी होता है। तो राख के टीले किससे कहते हैं? कर्नाटक मैसूर के पास पिल्लारी जनपद में स्थित
संगम कल्लू नामक नवपाषाण कालिक पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा इसमें जानकारी ऐड करते हैं, इसके खोजकर्ता देखें तो बुर्जहोम की खोज डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। भीमबेटका की खोज 1957-58 विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की थी। यानी भीमबेटका खोज 1957-58 में विष्णु श्री वाकड़कर ने की थी। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, जो कि इसी का पार्ट यानी एक पार्ट के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति को देखेंगे, जिसके अंतर्गत इस संस्कृतियाँ महत्वपूर्ण हैं। मालवा संस्कृति, जोरवे संस्कृति, कायथा संस्कृति और अहाड़ संस्कृति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इन सारी संस्कृतियों को देखते हुए इसी के पार्ट के रूप में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करेंगे। तो ये सारी जानकारी अगले लेक्चर में कवर की जाएगी।